नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2026 के लिए जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आ चुके हैं, जो आपको जो है शाम को जो है 4 बजे नहीं, ये डेट गलत है। आज की डेट क्या है? तो आज 7 तारीख है। 7 तारीख को जो है ये आपकी क्लास जो है मिलने वाली है। और कब मिलेगी? तो आपको जो है 6:30 बजे शाम को जो है वो क्लास जो है देखने को मिलने वाली है हमारे चैनल सरकारी रोजगार पर। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि कथक के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? किसके बारे में? तो कथक जो है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कथक। यह भक्ति आंदोलन से प्रभावित है, या फिर यह कहानी सुनाता है, यह एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, या मुगल दरबार में इसकी अनुमति नहीं थी। तो बात करें इनमें से कौन सा जो है कथन गलत है? तो यह भक्ति आंदोलन से प्रभावित है, ये भी सही है। यह कहानियां जो है इसमें सुनाई जाती, ये भी कथन सही है। यह एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का है। बात करें इसको मुगल दरबार में जो संरक्षण प्राप्त हुआ था, इसकी अनुमति नहीं थी, ये कथन जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। इसके घरानों की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से घराने थे? जैसे लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, रायपुर घराना, ये सब के थे इसके घराने थे। वही बात करिए वैष्णववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैष्णववाद से जो संबंधित है। इसको जो है अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो इसको नटवरी, मुगलों द्वारा संरक्षण करने का जो है इसको प्राप्त किया गया था। इसे कथाकारों का नृत्य भी कहा जाता था। लेडी लीला सोखे के द्वारा, किसके? लेडी लीला सोखे जो हैं, लेडी लीला सोखे, कौन? लेडी लीला सोखे के द्वारा, किसके द्वारा? लेडी लीला सोखे के द्वारा जो है इसे 20वीं सदी में जो है इसको जो है पुनर्जीवित किया गया था। कब? 20वीं शताब्दी में जो है इस शैली को जो है पुनर्जीवित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिम्स्टेक का सदस्य है? तो बिम्स्टेक का सदस्य क्या वियतनाम है, श्रीलंका है, लाओस है, या फिर कंबोडिया है? तो बिम्स्टेक के सदस्य की बात करें तो इनमें से कौन सा देश जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य है? तो बिम्स्टेक का सदस्य इसमें से श्रीलंका देश है। कौन सा देश है? श्रीलंका जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य है। बात करें बिम्स्टेक की स्थापना की, जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना जो है 6 जून कब हुआ था? 6 जून सन 1997 को जो है बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, बैंकॉक में जिसकी स्थापना हो गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देश कितने हैं? इसमें सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें वर्तमान में कुल 7 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 7 सदस्य देश हैं। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। 7 देशों में बात करें जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है। जो है ये सब जो है म्यांमार और थाईलैंड को छोड़ दें तो ये भी जो है ASEAN यानी एशियंस में जो है ये शामिल हैं। कौन? म्यांमार और थाईलैंड को छोड़कर बाकी सभी 5। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए
तो ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय देता है, गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो इसको जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है इन पुरस्कारों को दिया जाता है। बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का, जिसका पुराना नाम की बात की जाए तो इसका पुराना नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। क्या था, राजीव गांधी, क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका पुराना नाम था। किसका, तो जो खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये किसका पुराना नाम है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो है पुराना नाम है। इसकी जो है सबसे पहले कब ये दिया गया था, तो 1991 में जो है सबसे पहला विश्वनाथ आनंद को मिला था और 91 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना हो गई थी। और जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया था, तो सन 2021 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो है नाम बदल दिया गया था। खेल रत्न पाने वाले पहले दिव्यांग की बात की जाए तो देवेंद्र झाझरिया जो हैं वह खेल रत्न जो है राजीव मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले जो हैं दिव्यांग व्यक्ति हैं, जिनको जो है सन 2017 में मिला था। पहली महिला दिव्यांग कौन है, दीपा मलिक है, सन 2019 में मिला था। पहले हॉकी के खिलाड़ी कौन है वुमेन में, तो रानी रामपाल है, सन 2020 में मिला था। और पहली महिला क्रिकेटर की बात की जाए तो मिताली राज को जो है वह मिला था। MS धोनी को कब खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो सन 2007 में जो है MS धोनी को जो है वह मिला था। विराट कोहली को सन 2018 में, रोहित शर्मा को जो है सन 2020 में जो है खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत में क्या 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 16 जनवरी को भारत में जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है। जो है 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा दिवस, थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं बात करें पहली बार जो है स्टार्टअप दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया गया था, तो पहली बार स्टार्टअप दिवस जो है वह जो है भारत में कब मनाया गया था। तो पहली बार की बात की जाए तो सन 2022 में जो है और पहली बार स्टार्टअप दिवस जो है मनाया गया था। इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। स्टार्टअप इंडिया पहल जो है 16 जनवरी सन 2016 को जो है वह शुरू किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट जो है इनके मध्य की दूरी की बात की जाए तो क्या 11 गज, 12 गज, 10 गज या फिर 9 गज। तो इनके मध्य की दूरी जो होती है 12 गज होती है। कितना होती है, पेनल्टी लाइन और स्पॉट गेज जो है फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के मध्य की दूरी जो है 12 गज होती है। कितनी होती है, 12 गज होती है। मैदान की चौड़ाई की बात की जाए, जो मैदान है यह कितना होता है, तो इसका मैदान की बात करें तो 90 से 120 मीटर, जो 90 से 120 जो मीटर लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो 45 से 90 मीटर के बीच जो होती है इसकी चौड़ाई होती है। किसकी, फुटबॉल की, मैदान की। वही बात करें जो इसमें जो है 90 मिनट का जो है ये मैच होता है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में जो है 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। गेंद की वजन की बात करें तो 196 ग्राम से 396 ग्राम से 453 ग्राम के मध्य जो है गेंद का वजन होता है। कितना होता है, 396 ग्राम से
453 ग्राम के मध्य जो है गेंद का वजन भी होता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब रहा था? तो 1956 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर भारत फुटबॉल में रहा था। 51 और 62 के एशियन गेम्स में जो है पहले स्थान पर भी भारत रहा था। वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वे में जो है विजेता भारत रहा था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न जो है किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ जो है लिखी है? अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ की बात करें, इस बुक को जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्या केविन पीटरसन ने लिखा है, मोहम्मद अली ने लिखा है, मैथ्यू हेडन ने लिखा है, या फिर माइकल टायसन के द्वारा लिखा गया है? तो इस बुक के जो है माइकल टायसन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो माइकल टायसन जो है इस बुक को लिखे हैं। वही बात करें मोहम्मद अली के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो मोहम्मद अली ने जो है द सोल ऑफ बटरफ्लाई जो है इसकी कौन सी बुक? द सोल ऑफ बटरफ्लाई, द सोल ऑफ बटरफ्लाई जो बुक है, द सोल ऑफ बटरफ्लाई बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोहम्मद अली के द्वारा जो है द सोल ऑफ बटरफ्लाई बुक लिखी गई है। किसके द्वारा? मोहम्मद अली के द्वारा। वही बात करें और बुकों में, तो और बुक आपकी जैसे हो गया कौन सा? अगर आपके जो गोल्डन स्टार के रूप में जाने जाने वाले, जिसे फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, उनका नाम जो है सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं 28 पदक, जिसमें 23 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रांज है। उनकी बुक क्या क्या नाम है? तो उनकी बुक है माई साइड। माई साइड किसकी बुक है? तो गोल्डन स्टार कहे जाने वाले डेविड बिकैम की जो है वो बुक माई साइड है। किसकी बुक है? तो डेविड बिकैम की है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रेट सही सुमेलित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है टू हैवी दी बॉडी के लिए है, परमादेश वी कमांड है, प्रतिषेध की बात करें टू वी सर्टिफाइड का है, और अधिकार परीक्षा जो है बाई वाट अथॉरिटी का है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्रतिषेध की बात करें तो प्रतिषेध में जो है वो टू बी सर्टिफाइड जो है ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी करता है। रिट को जो है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किस आर्टिकल के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिट जारी जो है वो कर सकते हैं। प्रतिषेध में जो है टू फोरबिड होता है। क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड नहीं, क्या होता है? इसके स्थान पर टू फोरडिंग होगा। क्या होगा? टू फोरडिंग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फोर विंड हो जाएगा, फोर विंड हो जाए इसका हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह डीपीएसपी जिसको कहते हैं संबंध में सही कथन चुनना है। डीपीएसपी के संबंध में बात करें कौन सा कथन आपका सही है? केवल यहाँ पर कथन ही नहीं दिया तो कैसे बताएंगे? तो मान लीजिए एक कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सभी आदर्श शामिल होते हैं, जिन क्या होते हैं? सभी आदर्श शामिल होते हैं। दूसरा जो है इसको न्यायपालिका के द्वारा लागू करा जा सकता है। तो जो डीपीएसपी को जो है कभी भी न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। और उनकी बात करें तो ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो सभी आदर्श इसमें शामिल होते हैं। तीसरा सेंटेंस मान लीजिए आपने, उन्हें आपातकाल के दौरान जो है निलंबित किया जा सकता है। तो इन्हें जो आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर ए जो है, केवल ए जो है कथन सही हो जाएगा। बी भी गलत, सी भी गलत, और ए और सी दोनों ये सही
नहीं होंगे। तो कौन सा सही होगा? केवल जो है कथन एक होगा। क्या क्या कथन थे? तो एक था, ये सभी आदर्श शामिल होते हैं, न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, आपातकालीन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो केवल एक जो है इसमें राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि समान पद पर जो है समान प्रकृति का कार्य करने पर असमान वेतन के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? तो बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 39D होता है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, फिर आर्टिकल 48A है। तो समान कार्य के लिए समान जो है समान प्रकृति के कार्य पर समान कार्य के लिए असमान भुगतान के लिए जो है कौन सा आर्टिकल लागू होगा? तो आर्टिकल 39D जो है वो लागू होता है। इसमें जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है प्रावधान किया गया है। 18 की बात करें तो इसमें जो है क्या उपाधियों की अंत की बात की गई है। 21 की बात करें तो इसमें जो है आर्टिकल नंबर 21 किससे संबंधित है? तो इसमें जो है शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। वही बात करें आपके आर्टिकल नंबर 39A में क्या रखा है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। आर्टिकल नंबर अगर आपसे कोई 44 पूछ ले तो आर्टिकल 44 में किसका प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, जो लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। आर्टिकल 43B की बात की जाए तो 43B में जो है सरकारी समितियों का गठन का संवर्धन किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है? क्या समान वेतन है, समान नागरिक संहिता है, न्यायपालिका का पृथक्करण है, या फिर ग्राम पंचायतों का गठन है? तो गांधीवादी विचारधारा को दर्शाने वाला जो है नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल जो है 40 में इसका प्रावधान किया गया। किसमें? आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी जो है कौन कौन से आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 40 है, आर्टिकल 43B है, आर्टिकल 46 है, आर्टिकल और कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 47 है, और आर्टिकल 48 जो है ये सब आपके क्या है? गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। वही बात करें समाजवादी है और उदारवादी, 3 प्रकार के जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो रखे गए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लेखक और उनके रचनाओं का जो है सही क्रम आपको मिलान करना है। बर्नी की पुस्तक का क्या नाम है? निजामी की पुस्तक का क्या नाम है? मिनहाज की पुस्तक और याहिया की पुस्तक का आपको नाम बताना है। यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन जो है मिलान के लिए नहीं दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट जो है नाम बता दीजिए। तो बर्नी की पुस्तक का नाम जाने तो जियाउद्दीन बर्नी की जो बुक है वो कौन सी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने है तारीख ए फिरोज शाही नामक बुक लिखी है। बर्नी ने कौन सी बुक लिखी है? तो इसने जो है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही बुक, कौन सा? तारीख ए फिरोज शाही जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो तारीख ए फिरोज शाही बर्नी ने लिखा रहे। निजामी की बात करें तो हसन निजामी की बुक का क्या नाम है? तो ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी की बुक है। कौन सी है? ताजुल मासिर बुक जो है, कौन सी? ताजुल मासिर बुक की बात की जाए तो ये किसकी बुक है? तो हसन निजामी की है। वहीं बात करें मिनहाज उस सिराज की बुक की, किसकी? सी ऑप्शन जो है मिनहाज उस सिराज की बुक की बात करें तो मिनहाज उस सिराज ने कौन सी बात बुक लिखी है? तबकात ए नासिरी जो है बुक है मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई। कौन सी? तबकाते नासिरी बुक जो है, नासिरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा जो है इसको जो है लिखा गया है। वहीं बात करें याहिया बिन अहमद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो याहिया इन अहमद ने तारीख ए मुबारक शाही बुक लिखा है। कौन सा? तारीख ए मुबारक शाही, तारीख यहाँ पर लिख देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, तारीख ए मुबारक शाही कौन सा बुक लिखा है? तारीख ए मुबारक शाही बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय कौन? विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेव राय थे शासक, कौन? कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? संगम वंश,
तुलुव वंश, अराविंदु वंश या फिर सालुव वंश। तो जो इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध जो है कृष्णदेव राय का जो है तुलुव वंश से है। किस वंश से है? तुलुव वंश से। जैसे सबसे ताकतवर शासक की बात करें तो कृष्णदेव राय थे। ये जो है एक किस में बताया गया है? तो नागलपुरम में बताया गया है। इसकी पुस्तक की बात करें तो अमुक्त माल्यदा पुस्तक जो है इसमें इनका उल्लेख देखने को मिलता था। इनके दरबार में जो है अष्ट दिग्गज जो है वो रहते थे। कौन रहते थे? अष्ट दिग्गज रहते थे। इसकी राजधानी की बात की जाए तो विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो हम्पी इसकी राजधानी थी। क्या थी? हम्पी जो थी इसकी राजधानी थी। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में ही अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य में जो है कुल 4 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया था? तो कुल 4 वंशों ने जो है इसमें शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा जो है 1336 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में जो है पराजित किया था? बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया अब्दुल्लाह खां उज़्बेक ने किया था, शेबानी खां ने किया था, उबैदुल्लाह खां ने किया था या फिर जानी बेग ने किया था। तो बाबर को जो है सर-ए-पुल के युद्ध में है पराजित करने वाला कौन है? तो शेबानी खां है। कौन है? शेबानी खां जो है वो बाबर को जो है सर-ए-पुल के युद्ध में जो है पराजित किया था, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। वही बात करें जो है इसका मूल नाम क्या था बाबर का? तो जहीरुद्दीन बाबर जो है इसका जो है मूल नाम था। यह इसने 1526 में जो है कौन सा युद्ध लड़ा था? तो 1526 में जो है पानीपत का युद्ध लड़ा था, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी को इसने युद्ध में पराजित कर दिया था। और युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में ही इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में ही मारा गया था। 1527 में बात करें तो खानवा का युद्ध लड़ा था, पानी पिया, खाना खाया। और चंदेरी का युद्ध कब लड़ा था? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था। और 1529 में जो है वो घाघरा का युद्ध इसने लड़ा था। क्या लड़ा था? घाघरा का युद्ध कब लड़ा था? 1529 ईस्वी में इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक-ए-बाबरी है, जो चगताई तुर्क भाषा में लिखा है। ये तुगलक जो है तुगलमा युद्ध शैली में जो है बाबर युद्ध करता था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है वो आपको बताना है। सही सुमेल इनमें से किसका है? तो सही सुमेल की बात की जाए तो क्या शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, वरटापाई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर है या फिर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है? तो सही सुमेल जो है कौन सा नहीं है, बाकी तो है, कौन सा सही नहीं जलप्रपात है वो आपको बताना है। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो तो आपको कावेरी नदी पर ही आपका राइट है। वहीं बात करें जोग जलप्रपात की तो यह कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर ही अवस्थित है। वरटापराई जलप्रपात की बात करें तो ये पयाझार नदी पर है। कहाँ पर है? चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है, पयाझार नदी पर है। पझयार नदी पर। कौन सी? पझयार नदी तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में जो पड़ता है पझयार नदी, वहाँ पर यह अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न के अनुसार जो है वो राइट हो जाएगा। वहीं बात करें भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर जो है यह ऊंचा है। कितना ऊंचा है? तो 455 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। वो वाराही नदी शिमोगा में अवस्थित है। दूसरा स्थान पे बात करें तो वरेही का पानी है। कौन सा है? वरेही का पानी जो है ये है। वहीं बात करें विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजेल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर
है जो वेनेजुला में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो मेलांग घाटी की बात की जाए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड में अवस्थित है। तो मेलांग घाटी जो है आपके उत्तराखंड जो है राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। घाटी की बात की जाए तो दो पर्वतों के बीच का जो समतल स्थान होता है उसको घाटी कहा जाता है। वही बात करें हिमाचल प्रदेश में जैसे कौन सी घाटी है, तो चंबा घाटी हो गई, कांगड़ा हो गया। कांगड़ा कहाँ पर अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो स्पीति घाटी भी जो है हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है। स्पीति घाटी हो गई, ये सब कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और जो उत्तराखंड में और घाटियों की बात करें तो फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो फूलों की जो घाटी है वो कहाँ पर अवस्थित है? फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में ही अवस्थित है। दून घाटी हो गई, जोहार घाटी हो गई, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बात करें गलवान घाटी की बात करें तो लद्दाख में है। लद्दाख में नुब्रा घाटी भी अवस्थित है। दिबांग घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। शांत घाटी की बात की जाए तो केरल में अवस्थित है। और अराकू घाटी की बात अगर आपसे कोई करे तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष में जो है किया था? 1956 में, 1978, 1970 या फिर 1966 में। तो इंदिरा गांधी सरकार ने जो है वो भारतीय रुपए का अवमूल्यन जो है 1966 ईस्वी में किया था। अभी तक अवमूल्यन जो है वह 3 बार हुआ है। कब कब? 1949 में, 1966 में और 1991 जो 2 बारों जो है भारतीय रुपए का अवमूल्यन जो है हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रोटीन क्रांति जो है मुख्य रूप से किस फसल जो है समूह पर केंद्रित है? चावल और गेहूं पर, मक्का और ज्वार पर, दालें और सोयाबीन पर, गन्ना और कपास पर। तो प्रोटीन क्रांति जो है वो किस पर केंद्रित है? तो दालें और जो है सोयाबीन पर जो है मुख्य रूप से केंद्रित है। 2014 से 2020 के बीच जो है नरेंद्र मोदी जो है और अरुण जेटली के द्वारा इसको शुरू किया गया था। वहीं बात करें चावल और गेहूं से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो चावल और गेहूं से हरित क्रांति संबंधित है। कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति जो है संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध से संबंधित है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। वही बात करें नीली क्रांति तो मत्स्य पालन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। वही तिलहन से जो है कौन सी क्रांति संबंधित है? तो तिलहन से जो है वो पीली क्रांति जो है वो संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि समीकरण F बराबर m में जो है न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम या फिर चतुर्थ? न्यूटन ने कुल कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या था? तो जड़त्व का नियम था, यानी जो है जड़त्व का नियम कौन सा है? पहला नियम है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जो है वो आपका क्या है? F बराबर ma होता है। और तीसरा नियम की बात की जाए तो तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। तो F बराबर ma किस कौन सा नियम है? तो द्वितीय नियम को जो है वो F बराबर ma जिसको जो है बल का नियम भी कहा जाता है। कौन से नियम को F बराबर ma से संबंधित है? तो द्वितीय नियम जो है वो संबंधित है। कौन सा नियम? दूसरा नियम। इसको संवेग का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन जो है इस नियमों का प्रकाशन कब किए थे? तो 1687 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन किए थे। कब किए थे? 1687 में इनका प्रकाशन हुआ था। और कौन सी बुक में हुआ था? तो प्रिंसिपिया नामक बुक जो है इसमें इसका प्रकाशन हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? 5 जगत प्रणाली में जो है वर्गीकरण का मुख्य आधार की बात की जाए तो क्या पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन या फिर संचलन है? तो मुख्य आधार इसका क्या है? 5 जगत प्रणाली का जो है पोषण इसका मुख्य आधार है। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? तो वर्गीकरण की मूल इकाई जो है जाति होती है। क्या होती है? जाति जो है वर्गीकरण की मूल इकाई है। और कौन से बुक में ये शब्द दिए गए हैं? तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में जो है ये बुक जो है इसमें ये वर्गीकरण के जो है
जो है दिए गए हैं। और 5 जगत कौन कौन से हैं, तो अगर कोई पूछ ले तो कौन सा है, मोनेरा है, प्रतिष्ठा है, फंजाई है, प्लांट और एनिमेलिया जो है, ये 5 जगत हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 6 जून जो आपके होमवर्क की तरफ होगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 है कि 6 जून 2025 को दुनिया की सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया था? अश्विनी वैष्णव ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग हमें एक सेकंड देख लेते हैं। अभी होमवर्क का प्रश्न है, तो हाँ होमवर्क का प्रश्न है, तो जो है 6 जून 2025 को जो है इसका जो है चिनाब जो है रेल आर्क पुल का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये सबसे जो ऊंचाई है ये कितना है, 359 मीटर जो है यह ऊंचा है। कितना ऊंचा है? तो 359 मीटर ऊंचा है और 1315 मीटर जो है वो लंबा है। कितना? 1315 मीटर जो है इसकी लंबाई है और ऊंचाई कितना है, 359 मीटर। यह रियासी जिले में चिनाब नदी पर जो है बना है। 5 अगस्त सन 2019 को यह पास हुआ था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है 31 अक्टूबर सन 2019 को जो है वो लागू कर दिया गया था। इसी के साथ आज के जो है गृह कार्य पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा गृह कार्य है कि चिनाब नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।